प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सरकार का दूसरा जो महत्वपूर्ण होता है कार्यपालिका, उसके संदर्भ में अब पीछे हमने सरकार के प्रथम अंग के बारे में पढ़ा, व्यवस्थापिका के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्यपालिका, जिसको सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अब सरकार का द्वितीय जो महत्वपूर्ण अंग है वो कार्यपालिका है। कार्यपालिका क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, अब हम देखें। अगर कार्यपालिका की हम बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी, इनसे मिलकर क्या बनती है, हमारी कार्यपालिका बनती है। अब भारत के अंदर हम देखें भी संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था होने के नाते हम देखें कि हमारे यहाँ दो प्रकार की प्रणाली है। जैसे कार्यपालिका, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रधान है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। समस्त जो शक्तियां हैं कार्यपालिका की वो किसमें निहित की गई है, राष्ट्रपति में निहित की। लेकिन अगर वास्तविक दृष्टि से हम देखें, दूसरे जो प्रावधान है संविधान के वो क्या है, राष्ट्रपति है वो सिर्फ क्या है, एक संवैधानिक अध्यक्ष है। संविधान ने उसे शक्तियां प्रदान की, लेकिन अपने विवेक के आधार पर राष्ट्रपति है वो इन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए दूसरी जो व्यवस्था वो क्या है, इसके लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख या मुखिया है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही क्या कर सकता है, अपनी इन संवैधानिक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या हो गया, सिर्फ एक संवैधानिक अध्यक्ष हो गया, जबकि वास्तविक जो शासक है वो कौन है, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री है वो वास्तविक के शासक के है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, जिसको संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अनुच्छेद 52 भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या प्रावधान किया गया, भाई भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 इसके अंदर कार्यपालिका की समस्त जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी, भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 तो ये किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के पद से संबंधित व राष्ट्रपति को प्रदान की गई शक्तियों से संबंधित है। योग्यताएं, अब हम देखेंगे भारत का जो राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 52 में हमने प्रावधान किया भाई भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा। 53 में हमने प्रावधान किया कि समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो उसके अंदर निहित होंगी। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या निर्धारित की गई, भाई भारत का वो नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की समस्त योग्यताएं उसमें निहित होनी चाहिए। उसके साथ साथ वो किसी भी संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्यों के विधानसभा या विधानमंडल का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यताएं भारत के नागरिक में राष्ट्रपति के अंदर होनी चाहिए। निर्वाचन, अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है तो हम देखें कि वो किस विधि से होता है, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर पर जनता ने चुनकर क्या करी है, जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, अब हम देखें, लोकसभा, राज्यसभा और संघ की जितने भी विधानमंडल है, विधानसभाएं हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, सिर्फ कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधान मंडलों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। एकल संक्रमणीय जो पद्धति है जिसके तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो इसके अंदर हम देखें न्यूनतम कोटा होता है, मतलब दिए गए वैध मतों की संख्या, क्योंकि प्रत्येक दिए गए वैध मतों की संख्या बटा में जितने व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संख्या और भाग में 1000।
इसमें जो भी भागफल आता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा होता है। तो ये जो व्यवस्था वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में होती है। न्यूनतम कोटे को निकालने का जो सूत्र है वो क्या है, दिए गए वैध मतों की संख्या बटा में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग में 1000। महाभियोग। अब हम देखें कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना निर्धारित किया गया है, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति को समय से पूर्व पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, किसके द्वारा लाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान किया गया, महाभियोग का प्रावधान है क्या है भाई, राष्ट्रपति को जो संवैधानिक शक्तियां दी गई। अब अगर संसद के किसी भी सदन में ऐसा प्रस्ताव पास किया जाए भाई राष्ट्रपति ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर क्या है, महाभियोग का प्रस्ताव हो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी उसको लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी उसको लाया जा सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव वो पास होना चाहिए। अब मान लो लोकसभा या राज्यसभा मतलब किसी भी सदन में अगर 1/4 सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लगनी चाहिए। अब इस प्रस्ताव पर 14 दिन बाद क्या होता है, उस सदन में विचार विमर्श से होता है। मान लो लोकसभा में 1/4 सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया महाभियोग का, अब 14 दिन बाद लोकसभा के अंदर क्या होगा, उसके ऊपर चर्चा होती है। अगर लोकसभा में इस प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से सहमत हो जाते हैं या इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस प्रस्ताव को किसके पास भेजा जाता है, दूसरे सदन के पास भेजा जाता है या राज्यसभा के पास भेजा जाता है। अब वो सदन भी अगर इसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो कहने का अर्थ है कि अगर दोनों सदन इसको पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर क्या होता है, महाभियोग लग जाता है और उन्हें समय से पहले मतलब 5 वर्ष से पहले अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये थे राष्ट्रपति के अधिकार, शक्ति, उसके योग्यताएं, उसका निर्वाचन किस विधि से होता है, उसको हटाया कैसे जा सकता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। जैसे पीछे हमने पढ़ा भारत का जो संविधान है वो शासन की समस्त शक्तियां किसे दे रहा है। अगर संविधान की हम बात करें तो संविधान शासन की समस्त शक्तियां वो राष्ट्रपति को दे रहा है। अब हम देखें कि राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी को हम कहते हैं आपातकालीन शक्तियां। अब सामान्य काल में राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होते हैं और आपातकाल में उसके पास क्या अधिकार या शक्तियां होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सामान्यकालीन शक्तियों की। तो सामान्यकालीन मतलब जब किसी प्रकार का कोई आपात न मतलब 352, 356, 360 मतलब जो आपातकाल के अनुबंध है, ये जब देश में लागू नहीं हो ऐसी जो स्थिति है उसको हम क्या करते हैं, सामान्यकालीन स्थिति कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होते हैं या कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि मोटे तौर पर इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां व न्यायिक शक्तियां। तो ये क्या है, राष्ट्रपति की 4 सामान्यकालीन शक्तियां। अब हम देखें कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों के तहत राष्ट्रपति या वो किन शक्तियों का उपयोग करता है। तो कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां जैसे पीछे हमने पढ़ा अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के शक्तियों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को कौन कौन सी कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई, जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, शासन संचालन संबंधी शक्तियां, वैदेशिक क्षेत्र की शक्तियां और सैनिक क्षेत्र की शक्तियां। अब महत्वपूर्ण अगर नियुक्तियों की हम बात करें, जैसे राष्ट्रपति है वो क्या करता है, प्रधानमंत्री
मंत्री परिषद, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जितने भी राज्य हैं उनके अंदर राज्यपाल, विदेशों में राजदूत, ये सब जो नियुक्तियां हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं? संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा ही ये नियुक्तियां की जा सकती हैं। शासन संचालन संबंधी नियम है वो बनाना, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाना, इस प्रकार की जो शक्तियां हैं वो शासन। वैदेशिक क्षेत्र, अब हम देखें कि संविधान के अनुसार हमारे देश का जो शासन है वो किसके नाम पर किया जा रहा है? राष्ट्रपति के नाम पर किया जा रहा है। तो दूसरे देशों के साथ हमारे जो भी संधि होते हैं, समझौते होते हैं, वो सब किसके नाम पर हो रहे हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति करता है। उसके साथ साथ दूसरे देशों के अंदर हमारे जो राजदूत हैं उनकी जो नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या बाहर की जो विदेश नीति है, दूसरे देशों से हमारे जो भी समझौते हैं, संधियां हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। सैनिक क्षेत्र में अब हम देखें कि संविधान के अनुसार हमारे तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसको माना गया? राष्ट्रपति को माना गया। लेकिन हम देखें कि राष्ट्रपति है वो अपने विवेक के आधार पर सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसकी क्या है? एक संवैधानिक शक्ति है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन सेना के ऊपर वो नियंत्रण नहीं रख सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की से सलाह लेकर ही वो कार्य कर सकता है। तो ये थी इसकी चार महत्वपूर्ण कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। दूसरी जो शक्तियां हैं जिसको हमें विधायी शक्तियां कहते हैं, तो विधायी शक्तियों के तहत भी हम देखें, जैसे विधायी क्षेत्र का प्रशासन है, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है, विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग करना है, या फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब हम देखें मनोनीत करने की शक्ति, जैसे हमने देखा राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर रहा है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर रहा है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को क्या है? संसद के दोनों सदनों में लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, अब हम देखें कि कोई भी विधेयक है वो कानून कब बनता है? जब संसद के दोनों सदन उसको पारित करते हैं, और पारित करने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी स्वीकृति देता है संवैधानिक आधार पर, तो वो विधेयक कानून का रूप ले पाता है। अब हम देखें कि किसी भी विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति को क्या दिया गया है? निषेधाधिकार का प्रयोग दिया गया है। निषेधाधिकार का क्या है? राष्ट्रपति है वो उस विधेयक को अपने पास रख सकता है, या फिर संसद के पास उसको पुनः विचार करने के लिए भेज सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अब हम देखें कि जब देश को किसी कानून की आवश्यकता होती है और ऐसी स्थिति में, जैसे आपातकाल की स्थितियां होती हैं, ऐसी स्थिति में भी संसद कार्य नहीं कर रही या संसद के अधिवेशन नहीं कर रही, और ऐसी स्थिति में अगर देश को किसी विधि या कानून की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा एक लिखित आदेश जारी किया जाता है, और जब तक संसद के अधिवेशन प्रारंभ नहीं होते तब तक वो लिखित आदेश एक प्रकार से क्या माना जाता है? एक विधेयक माना जाता है, कानून माना जाता है, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं। वित्तीय शक्तियां, अब हम देखें राष्ट्रपति संविधान के आधार पर अगर हम देखें वित्तीय नियंत्रण किसका होता है? प्रतिवर्ष हम देखें देश की संपूर्ण आय और व्यय का लेखा जोखा या बजट जिसको हम कहते हैं रखा जाता है, वो सब किसकी देखरेख में होता है? राष्ट्रपति की देखरेख में होता है। बाकी जो संचित निधि है उसमें से अगर कोई भी पैसा विकास के नाम पर खर्च किया जाता है, कोई भी विधेयक है, इस संदर्भ में राष्ट्रपति की अनुमति है वो आवश्यक मानी जाती है। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक क्षेत्र में हम देखें जैसे हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, उनके जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? जैसे भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है तो वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? समाधान दे सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसकी सजा को वो कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। तो ये थी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां।
सामान्यकालीन। इसके साथ राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसके लिए क्या योग्यताएं होती हैं, निर्वाचन की विधि कौन सी है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के सामान्यकालीन अधिकार कौन से